दोस्तों, एक डीएम साहिबा अपनी माँ सावित्री देवी के साथ प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाती हैं गंगा स्नान के लिए। जब वो गंगा स्नान करके बाहर निकल रही थी, तभी सावित्री देवी सामने देखती हैं, उनको एक भिखारी दिखता है। वो देखती हैं कि भिखारी जो है लोगों से गिड़गिड़ाकर इधर-उधर भीख माँग रहा था। तभी सावित्री देवी उस भिखारी के पास जाती हैं, तो वो भिखारी जो होता है सावित्री देवी से भी भीख माँगने लगता है। तो सावित्री देवी एकदम से कहने लगती हैं, "सुनील, तुम यहाँ पर कैसे और भीख क्यों माँग रहे हो?" जब भिखारी अपना नाम सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है ये महिला कौन है और उसका नाम कैसे जानती है। दोस्तों उसके बाद जब वो उसको गौर से देखता है तो भिखारी भी उसको पहचान लेता है और दोस्तों उसके बाद वो फूट-फूट कर रोने लगता है और सावित्री देवी के पैर पकड़ लेता है, कहता है सावित्री मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। तो कौन था वो भिखारी और उससे पैर पकड़कर माफ़ी क्यों माँग रहा था? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें। दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। एक परिवार होता है, उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम सुनील होता है। सुनील जो होता है फिलहाल में अभी पढ़ाई कर रहा है। सुनील के पास काफ़ी ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन जायदाद होती है, जिस कारण वो पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है। सुनील जो होता है शादी के योग्य हो जाता है। सुनील के माता-पिता जो होते हैं उसकी शादी के लिए उसके लिए लड़की ढूँढने लगते हैं। लड़की ढूँढते-ढूँढते उन्हें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम सावित्री होता है। सावित्री दोस्तों बहुत ही सुंदर लड़की होती है, पढ़ी-लिखी होती है, संस्कारी होती है। उसके माता-पिता जो होते हैं सावित्री के साथ अपने बेटे की शादी करा देते हैं। अब दोस्तों सुनील की शादी सावित्री से हो जाती है। सुनील अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में रहने लगती है। सावित्री जो होती है अपने सास-ससुर का अच्छे से ख़्याल रखती थी, अपने पति का कहना मानती थी। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है, 1 वर्ष बीत जाती है। 1 साल बाद सावित्री जो होती है गर्भवती हो जाती है। जब वो इस बात को अपने घरवालों को बताती है, सुनील को बताती है, तो सुनील कहने लगता है कि सावित्री मुझे तो लड़का चाहिए और तुम्हारे लड़का होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद सावित्री कहती है बताओ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान जो भी देगा हम उसको लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद वो रट पकड़ लेता है, कहता है नहीं मुझे लड़की नहीं पसंद है, मुझे लड़का चाहिए। दोस्तों सुनील के घर वाले जो होते हैं वो भी पुरानी सोच के होते हैं। दोस्तों उन्हें लड़कियाँ जो होती हैं बोझ लगती हैं और लड़के उन्हें अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों उसके बाद सावित्री कहती है देखते हैं जो भी होता है देखा जाएगा। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीत रहा था, सावित्री जो होती है उसका गर्भकाल का समय आता है। जब उसकी डिलीवरी का समय आता है तो वो एक लड़की को जन्म देती है। दोस्तों जब सभी लोग देखते हैं कि सावित्री को लड़की होती है तो सुनील और उसके परिवार जो होते हैं उसका मुँह लटक जाता है। दोस्तों इस तरह सुनील और उसके परिवार वाले सावित्री से घृणा करने लगते हैं, उसका अच्छे से अब ख़्याल नहीं रखते हैं। अब दोस्तों धीरे-धीरे समय बीत रहा था जिसको सुनील जो होता है अपनी पत्नी को ज़्यादा इज़्ज़त नहीं दिया करता था और ना ही उसके घरवाले उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते थे। अब दोस्तों धीरे-धीरे समय बीत रहा था, 2 वर्ष बीत जाते हैं। 2 वर्ष बाद सावित्री जो होती है फिर से गर्भवती होती है। दोस्तों फिर से सुनील कहता है कि मुझे लड़का चाहिए। उसके बाद वो उस पे फ़ोर्स करता है अगर लड़का नहीं हुआ तो तुम समझ लेना मैं तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। दोस्तों सावित्री फिर उसको समझाती है, कहती है मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ये तो भगवान की देन है, जो भी भगवान देगा, लेकिन मैं मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो सोचने लगती है चलो जो होगा सो देखा जाएगा। दोस्तों डिलीवरी का समय आता है तो दोस्तों सावित्री जो होती है एक लड़के को जन्म देती है। दोस्तों सुनील जब इस बात को देखता है, उसके परिवार जब इस बात को देखते हैं तो एकदम से खुशी हो जाते हैं। खुशी-खुशी दोस्तों सावित्री का अच्छे से ख़्याल रखने लगते हैं, खान-पीन का ध्यान रखते हैं। अब दोस्तों धीरे-धीरे समय बीत रहा था। सुनील जो होता है अपने बेटे को तो अच्छे से पढ़ाता-लिखाता है, उसे अच्छे से प्रेम करता है, अच्छी-अच्छी चीज़ें लाता था। लेकिन वो अपनी लड़की के साथ गलत व्यवहार करता था, यहाँ तक कि वो अपनी लड़की को अपनी लड़की मानने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों अब धीरे-धीरे समय बीत रहा था, करीब 5 साल बीत जाते हैं। लड़की जो होती है वो 10 साल की हो जाती है। अब दोस्तों अब लड़की जो होती है उसे एहसास होने लगता है उसके साथ उसके घर में भेदभाव किया जाता है। वो देखती है कि उसके भैया के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छे से पढ़ाते-लिखाते हैं, लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। दोस्तों दोनों पढ़ते हैं। तो सुनील जो होता है वो अपने बेटे को तो अच्छे स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में डाल देता है। दोस्तों वो लड़की जो होती है जिसका नाम रूबी होता है, उसका भाई जो होता है जिसका नाम जतिन होता है। रूबी जो होती है एक दिन अपनी माँ से कहती है माँ मेरे साथ इतना भेदभाव घरवाले क्यों करते हैं? तो उसकी माँ समझाने लगती है, कहती है बेटा कहाँ भेदभाव होता है? तो उसके बाद वो कहती है कि माँ मेरे साथ इतना भेदभाव होता है। वो कहती है कि भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तबकि मुझे तो सरकारी स्कूल में डाल रखा है। उसके बाद वो कहती है मैं पढ़ने में इतनी तेज़ हूँ, अगर मुझे सरकारी में ना पढ़ाने के बजाय अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए तो मैं अच्छे अंक प्राप्त करके इस घर का नाम रोशन कर सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो कहती है भाई के लिए अच्छे-अच्छे के लिए सब कुछ लाते हैं, खाना-पीना हर तरीके का ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों उसकी माँ समझाने लगती है, सावित्री कहती है नहीं बेटा ऐसा नहीं है, भैया तुमसे छोटा है तो इसीलिए परिवार के जो भी घर के लोग हैं तो भैया से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तुम तो बड़ी हो समझदार हो गई।
दोस्तों किसी तरह से सावित्री उसको समझा देती है। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है, लेकिन एक ना एक दिन तो एक बात तो आनी ही थी। दोस्तों करीबन 10 साल बीत जाते हैं, लड़की जो होती है 15 साल की हो जाती है। रूबी जो होती है अपनी माँ से फिर सवाल-जवाब कहती है माँ मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों करते हैं? अब मैं इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों। उसके बाद वो कहती है कि बेटा कहाँ भेदभाव हो रहा है, दोस्तों उसे समझा रही थी। तभी दोस्तों सुनील अंदर आ जाता है। सुनील जब इस सभी बातों को सुन लेता है तो उसके बाद वो अपनी लड़की को धमकाने लगता है। तो उसकी लड़की भी एकदम से जवाब देने लगती है कि मैं इसमें गलत क्या कह रही हूँ? तुम भाई को तो अच्छे से पढ़ा-लिखा रहे हो, उसका अच्छे से ख़्याल रख रहे हो, लेकिन मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो? और मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? दोस्तों तभी उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। सुनील जो होता है पिटाई लगाने के लिए अपनी बेटी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है तो सावित्री देवी उसके सामने आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों सुनील को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तभी वो सावित्री देवी को पिटाई लगा देता है। सावित्री देवी दोस्तों रोने लगती है, वहीं पर बैठ जाती है। उसके बाद सुनील वहाँ से चला जाता है। दोस्तों रूबी जो होती है वो अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ लेती है, कहती है माँ मेरी वजह से आपकी पिटाई हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो घरवाले जैसा भी करेंगे मैं स्वीकार करूँगी। दोस्तों धीरे समय बीत रहा था। दोस्तों एक दिन क्या होता है, सावित्री जो होती है अपने मन में मान चुकी थी कि वो अब इस घर में अत्याचार नहीं सहेंगी, इस भेदभाव को नहीं होने देगी। दोस्तों उसके बाद वो अपने भैया को कॉल लगाती है। दोस्तों उसका भैया जो होता है सरकारी नौकरी करता है, दिल्ली में रहता है। तो वो अपने भाई से कहती है कि भैया मैं इस घर में नहीं रहना है, मेरे साथ बहुत ही अत्याचार होता है, मेरी बेटी के साथ भेदभाव किया जाता है और मैं इस घर में 1 सेकंड भी रहना चाहती हूँ। तो उसका भैया कहता है ठीक है अगर तुम उस घर में नहीं रहना चाहती हो तो तुम मेरे घर आ जाओ, यहाँ पर अच्छे से हँसी-खुशी से रह लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद सावित्री अपने भैया को बुलाती है बुलाने के लिए, तो उसका भैया आता है। जब उसके घर आता है तो अपने जीजा यानी कि सुनील से बात करता है, तो सुनील उसकी बात को नहीं मानता है, नहीं समझता है। तो उसके बाद दोस्तों वो अपना सामान पैक करती हैं और वहाँ से जाने लगती है अपनी बेटी को लेकर। सुनील जो होता है बैठे-बैठे सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो अपनी पत्नी और बेटी को जाते हुए नहीं रोकता है दोस्तों। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। जाने के बाद दोस्तों वो अपने भाई के साथ दिल्ली में रहने लगती हैं। दोस्तों 4 महीने बीत जाते हैं। वो सोचती हैं कि सुनील का अकल ठिकाने आ जाएगा तो वो बुलाने आ जाएगा। लेकिन सुनील जो होता है सावित्री को बुलाने के लिए नहीं जाता है। दोस्तों सावित्री की जो भाभी होती हैं वो भी अच्छी होती हैं। वो अच्छी तरीके से सावित्री का ख़्याल रखती हैं और उसकी बेटी को अपनी बेटी समझकर वहाँ पर रखती थी। अब दोस्तों सावित्री जो होती है वो दिल्ली में कहीं काम-धंधा ढूँढने लगती है ताकि वो अपने भाई पर ऊपर बोझ ना बन सके। दोस्तों रूबी जो होती है पढ़ने-लिखने में काफ़ी होशियार होती है, तो दोस्तों उसका मामा जो होता है वो कहने लगता है बेटा तुम पढ़ाई-लिखाई में बहुत ही होशियार हो, तो पढ़ने-लिखने के लिए तो पैसे की टेंशन मत लेना, जो भी पैसा लगेगा मैं लगाऊँगा, तुम पढ़ाई-लिखाई करके एक बड़ा अधिकारी बन के दिखाओ। अब दोस्तों धीरे-धीरे समय बीत रहा था, रूबी जो होती है यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। दोस्तों 2 साल बाद वो अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करती है और डीएम बन जाती है। जब वो इस बात को अपनी माँ को बताती है, उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों उसके बाद उसकी वो ट्रेनिंग पे चली जाती है, ट्रेनिंग भी हो जाती है। ट्रेनिंग होने के बाद दोस्तों जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है, उसे एक रहने के लिए सरकारी बंगला मिलता है। तो अपनी माँ को लेकर वहाँ पर रहने लगती है। वो अपने मामा से भी कहती है कि मामा चलो अब तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ रहेंगे, सभी लोग मिल-जुल के। तो उसका मामा कहने लगता है बेटा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, अच्छी तरह से रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रूबी जो होती है वो वहाँ पर रहने लगती है अपनी माँ को लेकर। दोस्तों अब 2025 आ जाती है, 2025 में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। तो रूबी जो होती है अपनी माँ से कहती है माँ चलो महाकुंभ मेले में चलते हैं, वहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और मेला वगैरह देखेंगे। तो उसकी माँ जो होती है एकदम से मना कर देती है, कहती है बेटा नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पर ठीक है। तो रूबी जो होती है उसे समझाने लगती है, कहती है माँ चलो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही दिनों बाद मेला लगता है। लोग बड़े-बड़े लोग आते हैं, बड़े-बड़े साधु संत आते हैं, बहुत ही दूर-दूर से लोग आते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। तो उसके बाद उसकी माँ जो होती है मान जाती है। तो रूबी जो होती है अपनी माँ को लेकर दोस्तों महाकुंभ मेले में जाती है। जब उसकी माँ सब कुछ देखती है न तरह-तरह के लोगों को तो वो एकदम आश्चर्यचकित होती है। उसके बाद दोस्तों वो गंगा स्नान कहती हैं। गंगा स्नान करने के बाद जब वो गंगा से बाहर निकल रही थी तभी सावित्री देवी एक सामने भिखारी को देखती हैं। जब वो भिखारी को देखती हैं, वो देखती हैं भिखारी लोगों से गिड़गिड़ाकर इधर-उधर भीख माँग रहा था। तभी सावित्री देवी उस भिखारी के पास जाती हैं, तो उसे वो पहचान लेती हैं कि वो तो सुनील होता है। तो उसके बाद वो कहती हैं, "सुनील तुम यहाँ पर कैसे हो? भिखारी क्यों बन गए हो?" दोस्तों सुनील जब उस महिला को देखता है तो वो भी उसे पहचान लेता है कि ये तो सावित्री है। तो सुनील जो होता है एकदम से फूट-फूट कर रोने लगता है और उसके पैर पकड़ लेता है, कहता है, "सावित्री हो सके तो मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।" तो उसके बाद वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। सावित्री देवी कहती है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई हो? तुम यहाँ पर भीख क्यों माँग रहे हो? तो वो कहता है कुछ नहीं, मैंने जो भी कर्म किए किए कि पछतावा हो रहा है और गलती की सज़ा मुझे मिल रही है, कर्मों का फल है। तो दोस्तों उसके बाद वो कहने लगती है क्या कर्म तुमने किए? कैसी गलती की सज़ा?
तो उसके बाद वो कहती हैं, बताओ तुम्हारा तो एक बेटा था, अच्छे से हँसी-खुशी से रहते थे, काफ़ी ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन-जायदाद भी तुम्हारे पे थी, लेकिन तुम भीख क्यों माँग रहे हो? तो उसके बाद वो कहने लगता है, मेरा बेटा था। तो उसके बाद वो कहता है, जब से तुम यहाँ से गई थी तो बेटा जो होता है जवान हो जाता है, तो मैं उसकी शादी कर देता हूँ। शादी करने के बाद कुछ दिन तो वो अच्छी तरीके से रहता है, लेकिन मैंने उसे इतना लाड-प्यार दिया, मेरे लाड-प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है कि उसने कई बार मेरे ऊपर हाथ उठाया। जब दोस्तों उसके बाद वो कहता है, जब मुझसे बात को सहन नहीं हो पाई, तब मैं एक रात अपने गाँव घर से छोड़कर चला जाता हूँ। उसके बाद वो कहने लगता है, मैं कहीं काम-धंधा करने लगता हूँ, काम-धंधा करते-करते वो कहता है मेरे चोट लग जाती है, मेरा शरीर बिल्कुल खराब हो जाता है, मैं काम करने लायक नहीं बचता हूँ। उसके बाद वो कहता है, मैं अब इधर भीख माँग कर काम चला रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद वो कहती है, चलो अब तुम्हें भीख माँगने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ चलो। उसके बाद वो लड़की का परिचय कराती है। दोस्तों उसके बाद वो कहती है, वो मेरी बेटी जो है अब डीएम बन गई है, अब तुम्हें भीख माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग रहेंगे। तो वो मना करने लगता है, कहता है, नहीं सावित्री मैं ऐसे ही स ठीक हूँ, मेरी गलती की सज़ा भी मुझे मिलनी चाहिए, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो दोस्तों रूबी जो होती है वो कहती है, नहीं बाबूजी मेरे होते हुए तुम भीख नहीं माँगोगे। आपने मेरे साथ जैसा भी किया, आपने जैसा समझा मेरे साथ किया, भेदभाव किया कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाऊँगी। चलो अब मेरी नौकरी भी लग गई है, सरकारी बंगला भी है, चलो वहीं पर रहेंगे और तुम्हारी हम लोग सेवा करेंगे। दोस्तों उसके बाद रूबी जो होती है अपने माता-पिता को अपने सरकारी बंगले पर ले जाती है, अपने माता-पिता की अच्छे से सेवा करती है और दोस्तों नौकरी भी करती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।